नमस्कार, आप सभी को आपके ही अपने प्यारे से YouTube चैनल वी आर एजुकेशन के ऊपर में स्वागत है। और आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपने तैयारी में व्यस्त होंगे। तो चलिए आज हम फिर से आपके लिए लेकर के आए हैं टॉप ऐसे 10 क्वेश्चन जो कि एकदम वीवीआई प्रश्न होने वाला है आपका सोशियोलॉजी का। ऐसे प्रश्न जो बार बार बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं। तो यदि आपको फाइनल एग्जाम देना है तो ये देखिए आप वीवीआई प्रश्न, जिसमें से पहले सवाल आपका ये रहा कि ग्रामीण भारत में वस्तु विनिमय पर आधारित व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता है। ये आप कमेंट में फटाफट से बताएंगे कि क्या भूमि प्रथा होगा या जजमानी प्रथा होगा, जौहर प्रथा होगा या फिर इनमें से सभी। फटाफट से ऐसे ग्रामीण भारत में एक सिस्टम को बताएंगे कि जिसमें वस्तु विनिमय यानी जो वस्तु से आदान प्रदान होते हैं उस पर आधारित व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता है। तो बिल्कुल सही जवाब की बात कर लेंगे यहाँ पे जजमानी प्रथा एकदम आपके राइट आंसर है बी। ठीक है, जजमानी प्रथा में क्या होता है कि जैसे समाज में कई वर्ग कई जातियां होते हैं। मान लेते हैं कि ये ऐसे वर्ग है जो सेवा देने वाला है, तो ये इसके यहाँ सेवा देने का काम करता है। ठीक है, तो ये सेवा दे रहा है। जैसे मान लेते हैं अगर कोई नाई होगा तो इसका ये बाल काटने का काम है। अगर कोई कुम्हार होंगे तो वो चाक वाक मिट्टी के बर्तन देने वाले हैं। तो ये क्या करते हैं कि अपने द्वारा बनाई हुई वस्तुओं को इनको देते हैं और ये तुरंत पैसे नहीं देते हैं। ये क्या करते हैं कि ये इनके यहाँ जब फसल ढेर सारा होता है तो फसल का कुछ हिस्सा जो है वो इनको देते हैं। तो इस तरह से वस्तु से ही आदान प्रदान की क्रिया जो है वो होते रहते हैं। तो इसको कहते हैं जजमानी प्रथा। याद रखेंगे, यहाँ पे बी ऑप्शन एकदम राइट है। बढ़ते हैं अगले प्यारे से प्रश्न के ऊपर में। ये रहा आपके सामने प्यारा सा प्रश्न, भारत में उदारीकरण की नीति कब अपनाई गई। एकदम हल्के प्रश्न है जो 10वीं स्तर पर है, आप 10th क्लास में ही पढ़े होंगे। बताइए भारत में उदारीकरण की नीति कब अपनाई गई। 1981 ईस्वी में, 1995 ईस्वी में, 1991 ईस्वी में या फिर 1990 ईस्वी में। तो फटाफट से एकदम सही जवाब की बात कर लेंगे। 10वीं में पढ़े थे इसीलिए ज्यादा वक्त आपका ना ले। 1991 ईस्वी एकदम आपके राइट आंसर है। आप पढ़े होंगे 1991 में एलपीजी की नीति। याद रखेंगे एलपीजी, जिसमें आप लोग पढ़े लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन यानी उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। ये रहा आपका 1991। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और ये एकदम बढ़िया क्वेश्चन दिखने में बड़ा है लेकिन काफी आसान है। ध्यान से सुनेंगे और इस तरह के प्रश्न आने की पूरी इस बार संभावना है। बताना है आपको कि वह प्रक्रिया जिसमें कोई भी वस्तु जो पूर्व में, याद रखना है आपको, जो पहले, पूर्व का मतलब पहले बाजार का हिस्सा नहीं था, अब वह बाजार में बिकने वाली वस्तु बन गई। प्रश्न ये बता रहा है आपको कि ऐसे चीज के बारे में कह रहा है कि जो पहले के बाजारों में उसको बेचा नहीं जाता था, बट अब के जो बाजार है वो अब बाजार में वो बिकने वाली वस्तु बन गए। ठीक है, अर्थात वह बाजार का अब हिस्सा बन गया है। उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन 1 है आपके सामने पन्नीकरण, दूसरा पूंजीवाद, तीसरा उपयोग है और चौथा है आपके सामने उदारवाद। तो बिल्कुल सही जवाब की बात कर लेंगे पन्नीकरण। देखिए पन्नीकरण ये उसको कहते हैं कि जिसमें वैसे वस्तु जो पहले बाजार में नहीं बिकती थी, जैसे मान लेते किडनी की बात कर लो, तो प्राचीन समय में कोई सोच भी नहीं सकता था कि आगे चल करके किडनी भी बिकेगी। लेकिन आज जिसके पास पैसे है, जिसके खराब है, वो पैसे दे करके ऐसे चीजों को भी वो खरीद रहा है। तो इस तरह से याद रखेंगे ऐसे चीजों को कहते हैं पन्नीकरण। ठीक है, जो पहले बाजार में एक संभावना भी व्यक्त नहीं होती थी कि ऐसी चीजें बिक भी सकती है, लेकिन फिलहाल में वो चीज बाजार का एक हिस्सा बन गया। अगले क्वेश्चन की तरफ में बढ़ते हैं और ये रहा आपके सामने 4 नंबर प्रश्न। एक वस्तु से दूसरी वस्तु के प्रत्यक्ष विनिमय को वस्तु विनिमय कहते हैं। यह कथन भाई किनका है। आप बताएंगे एक वस्तु से दूसरी वस्तु के प्रत्यक्ष विनिमय को वस्तु विनिमय कहते हैं। यह लाइन किनका है। क्या मार्शल का है, थॉमस का है, एडम स्मिथ का है या फिर ब्लेयर का है। तो बिल्कुल सही जवाब की बात कर लेंगे। यहाँ पे ये लाइन थॉमस का है। बी ऑप्शन एकदम आपके राइट है। बढ़ते हैं अगले सवाल के तरफ में। आप सारे सवाल को एकदम बढ़िया से देखेंगे। जो सवाल आपके लिए नया लगेगा उसको बारीकी से आराम से वीडियो रोक करके देखेंगे। ठीक है, वैसे प्रश्न पे आपको फोकस करना पड़ेगा। चलिए 5 नंबर प्रश्न है, समाजशास्त्रियों के अनुसार बाजार क्या है। जो मार्केट आप जानते हो, तो ये जो समाजशास्त्री है उनके अकॉर्डिंग ये क्या होता है। सामुदायिक संस्थान होते हैं या फिर औद्योगिक संस्थाएं होते हैं, उत्पादन संस्थाएं होते हैं या फिर सामाजिक संस्थाएं होते हैं।
बिल्कुल सही जवाब आप फटाफट से आप कमेंट करेंगे या फिर जो है वीडियो रोक करके पेज पे लिखेंगे, क्योंकि लास्ट में आप हमें बताएंगे, हर वीडियो की भांति आप जानते हैं कि आपके 10 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन गलत हुए, ईमानदारी से बताने हैं और कितने सही हुए। ठीक है, तो या तो आप अपना आंसर पेज पे लिखते जाएंगे या फिर आप कमेंट में लिखते जाएंगे और लास्ट में बताएंगे कि सर 10 में कितने सही है। बिल्कुल सही जवाब की बात कर लेंगे, सभी समाजशास्त्रियों के हिसाब से अगर बात कर लेंगे तो बाजार एक सामाजिक संस्था है, याद रखेंगे। और आपके चैप्टर भी पढ़ने थे, बाजार एक सामाजिक संस्था है। देखिए इकोनॉमिक्स में बाजार का मतलब अलग होता है, आपको और चीजें बताते चले। अर्थशास्त्र में बाजार का मतलब हो गया कोई संस्था वंस्था से नहीं। देखिए आदान और प्रदान हो सके, वस्तु एक जगह से दूसरे जगह चला जाए, बिक गया तो उसमें वो चीजें बाजार कहलाती है, तो अर्थशास्त्र में अलग होता है। ठीक है, जैसे हम बात कर ले कि क्रेता और विक्रेता आपस में मिले या ना मिले, केवल वस्तु पे बिक गया तो वो विक्रेता हो गया। आप जैसे मानते हैं आप बाजार में जाते हो तो आपको लगता है कि ये कोई इंस्टीट्यूट है जहां आप कुछ पैसे देते हैं और वो आपको बदले में वस्तु देते हैं। तो यहाँ ध्यान सुनेंगे, आप जब पैसे लेके कपड़े की दुकान पे गए तो आपकी मुलाकात विक्रेता से हुआ, तो क्रेता और विक्रेता आमने सामने हुआ। लेकिन याद रखेंगे अर्थशास्त्र में है कि क्रेता और विक्रेता मिले या ना मिले, केवल वस्तु का विक्रय हो जाना चाहिए। जैसे मान लेते हैं कि आप अमेज़न से कोई सामग्री मंगाते हैं, जब आप फ्लिपकार्ट से कोई सामग्री मंगाए ऑनलाइन और घर पे आता है तो आपको देने के लिए कौन आता है? डिलीवरी बॉय। आपका जहां से वस्तु आया है उसके विक्रेता तो आपसे मिले नहीं, लेकिन फिर भी सामान तो बिक गए, तो उसको क्या कहते हैं? उसको भी बाजार कहते हैं। लेकिन समाजशास्त्रियों के हिसाब से यहाँ पे जो बाजार है वो एक सामाजिक संस्था है, जिस बाजार में अलग अलग समाज के अलग अलग कल्चर के लोग यहाँ पे आते हैं। ठीक है, तो ये 5 के आपके डी ऑप्शन एकदम राइट है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ में, और ये रहा आपके सामने 6 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन वैश्वीकरण का प्रमुख प्रेरक है? ये बताइए कि निम्नलिखित में से कौन वैश्वीकरण का प्रमुख प्रेरक है? बाजार की खोज, प्रौद्योगिकी, बहुराष्ट्रीय विनिमय, यानी कहने का मतलब जो मल्टीनेशनल जो इन्वेस्टमेंट होते हैं उसको, या फिर उपरोक्त सभी? फटाफट से आप अपना उत्तर देते रहिए, वीडियो रॉक करके कौन सा ऑप्शन सही है। बाकी अगर सही जवाब की बात कर लेंगे तो निम्नलिखित में से बताएंगे वैश्वीकरण के प्रमुख प्रेरक, तो आपका बाजार की खोज भी है, प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी भी है, और यानी आपका डी ऑप्शन सही है। ठीक है, 6 के डी एकदम राइट आंसर है आपके। और ये रहा आपके सामने 7 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से बाजार का स्वरूप है। फटाफट से बताएंगे निम्नलिखित में से बाजार का क्या स्वरूप है? साप्ताहिक बाजार, औद्योगिक बाजार, पूर्ण या फिर अपूर्ण बाजार, इनमें से कोई नहीं। फटाफट से सही जानकारी देंगे कि निम्नलिखित में से बाजार का स्वरूप कैसा है। तो देखिए साप्ताहिक बाजार तो आप पढ़े ही होंगे। ठीक है, कई जगह पे बाजार जो होते हैं वो 1 वीक पे लगते हैं। ठीक है, औद्योगिक बाजार पूर्ण अपूर्ण आपको अर्थशास्त्र में पढ़ने थे। कई बाजारों में एक ही केवल वस्तु के विक्रेता होते हैं, वस्तु बेचने वाले कोई एक है तो क्रेता एक होते हैं, लेकिन विक्रेता जो है सॉरी एक मिनट, विक्रेता एक होते हैं बेचने वाले, और जो क्रेता होते हैं अनेक। जैसे आप जियो वगैरह ये सब हो तो रिचार्ज देने वाली एक ही कंपनियां है। ठीक है, बाकी उसको लेने वाले खरीदने वाले जो है वो बहुत सारे कंज्यूमर है। तो इस तरह से आप पढ़े ही होंगे पहले, हम केवल आपको रिवीजन करा रहे हैं, ध्यान सुनेंगे। तो ये आपके सभी तरह के बाजार है, तो डी ऑप्शन एकदम राइट है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ में, और ये रहा आपके सामने 8वां नंबर सवाल कि भारत में किस वर्ष समेकित बाल विकास सेवा कार्यक्रम प्रारंभ किया गया? फटाफट से बताएंगे भारत में किस वर्ष समेकित बाल विकास सेवा प्रारंभ किया गया? ये होम साइंस का क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलता है। ऑप्शन 1 है 1874, दूसरा 1875, तीसरा 1886 और चौथे है आपके सामने 1965 ईस्वी। तो बिल्कुल सही जवाब की बात कर लेंगे तो ये आपके बी ऑप्शन सही है। जो बच्चे होम साइंस पढ़े होंगे वो यहाँ क्लियर कर लेंगे। देखिए सोशियोलॉजी में क्या है कि आपको हिस्ट्री वाले क्वेश्चन मिल जाएंगे, आपको ज्योग्राफी वाले क्वेश्चन मिल जाएंगे, आपको बाकी पेपर के बहुत सारे क्वेश्चन इसी में मिल जाएंगे। आपको यहाँ तक इकोनॉमिक्स के भी कई प्रश्न मिल जाएंगे, होम साइंस के भी प्रश्न मिल जाएंगे। तो इस तरह से मिक्स हो जाते हैं चीजें, ध्यान सुनेंगे। 1975 याद रखेंगे एकदम आपके राइट आंसर है। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बस 2 ही प्रश्न है, कहीं जाने की जरूरत आपको नहीं है। ठीक है, आराम से सभी प्रश्नों को देख लेना है। जो बच्चे नए आए हैं जानकारी के लिए बता दें कि 3 प्लेलिस्ट में हम वीडियो लगा दिए हैं, टॉप 10 का सोशियोलॉजी वाला, और इस वीडियो को अगर लगाएंगे तो चौथा हो जाएगा। आगे भी वीडियोस आते रहेंगे, आप क्रम से सभी पार्ट 1 पार्ट 2 को आराम से आप देख लीजिए। ठीक है,
उम्मीद करेंगे कि अगर 10 पार्ट को अगर देख लीजिएगा तो आपको काफी सारे संभावना है, अच्छे नंबर आपको आ जाएंगे। ठीक है, बताइए किस विद्वान ने पूंजीवाद को पण्य उत्पादक या फिर बाजार के लिए उत्पादन करने की व्यवस्था के रूप में समझा है? ऑप्शन 1 है स्मिथ, दूसरा वेबर, तीसरा कार्ल मार्क्स, चौथा रिजले। बिल्कुल सही जवाब आपको करना पण्य। अभी कुछ देर पहले हम लोग पण्य बाजार पे थे। पण्य बाजार या पन्नीकरण उसको कहते हैं कि जिसको पहले ये नहीं किया जाता था कि भाई वो बिक भी सकता है, अब वैसे चीज को बेचा जाता है, वैसे जो चीजें हैं, वस्तु है, वो एक बाजार का रूप ले लिया है। जैसे गुरु की शिक्षा, पहले गुरु की शिक्षा बिकती नहीं थी, गुरुओं को वस्तु विनिमय चलता था, गुरुओं को आदमी वस्तु दे दिया। जैसे किसी का बच्चा पढ़ता था तो गुरुकुल में गुरु दक्षिणा के रूप में चीजें दिए जाते थे। फी वगैरह निर्धारित नहीं होता था कि भाई इतना में ये कोर्स है, तुम दोगे तो पढ़ोगे, नहीं दोगे तो नहीं पढ़ोगे। लेकिन आज गुरुओं की शिक्षा भी बिक रही है, मैं एक बाजार का एक हिस्सा हो गया है। ठीक है, उसको पण्य कहते हैं। तो यहाँ प्रश्न है कि किस विद्वान ने पूंजीवाद को पण्य उत्पादक या बाजार के लिए किया गया है? जाहिर सी बात है, याद रखेंगे, एकदम राइट आंसर आपको डायरेक्ट बता देते हैं। ये लाइन कार्ल मार्क्स की है, याद रखेंगे, जो समाज के बारे में काफी चिंतन करने वाले प्राणी है। तो ये आपके याद रखेंगे। 1 मिनट। 9 के सी ऑप्शन सही है। और आज का लास्ट प्रश्न है, ये बताइए, जो बच्चे हिस्ट्री अच्छे से पढ़े होंगे वो आराम से बता पाएंगे। बताइए निम्न में से कौन मोक्ष प्राप्ति की सही विधि नहीं है? किस विधि से मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती है? योग मार्ग से, ज्ञान मार्ग से, कर्म मार्ग से, भक्ति मार्ग से। देखिए आप जब पढ़िएगा भक्ति आंदोलन, उसमें साफ साफ पढ़ लेना है हिस्ट्री में ही कि कर्म, ज्ञान और भक्ति, याद रखेंगे, यही 3 चीज है मोक्ष प्राप्ति के लिए। याद रखेंगे, हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में अगर मोक्ष प्राप्ति करने हैं आपको तो 3 मार्ग यहाँ पे है। एक तो आप अच्छे कर्म करो, एक आपका जो है आपको ज्ञान के जरिए, जैसे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कर करके हुआ, या फिर आप भक्ति भजन करके मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये ऑप्शन याद रखेंगे सही होगा। योग विधि नहीं पूछी जा रही, ठीक है, मोक्ष प्राप्ति करने के लिए सही विधि नहीं है। तो ये यहाँ पे ए है। ठीक है, योगा करिएगा, मेंटलिटी केवल ठीक रहेंगे, मोक्ष नहीं मिलते। तो ये इस तरह से 10 का ए सही है। ठीक है, ये आपको हम 10 प्रश्न जो है वो करा दिए और आप कमेंट में करके बताएंगे कि 10 में से कितने प्रश्न आपके सही है। बाकी मिलते हैं कुछ इसी तरह से अगले वीडियो सीरीज में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, अल्लाह हाफिज, आपका दिन शुभ हो, राधे राधे।